नमस्कार, मैं हूं शशि शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं मैटर टुडे लाइव। मैटर टुडे लाइव आपका अपना चैनल है और आज हमारे साथ जुड़े हैं शांतनु बैनर्जी। शांतनु बैनर्जी एक हमारे साथ ही काम करने वाले हैं और ये हमारे को एडिटर हैं, चैनल के को एडिटर हैं। शांतनु जी से हम क्लियर पूछना चाहते हैं कि शांतनु जी, जो चल रहा है किसानों का आंदोलन, आज इसको 9 दिन हो गए हैं और सरकार किसान बोलते हैं कि सरकारी फार्मूला हमें मंजूर नहीं, क्योंकि अब दिल्ली दूर नहीं और शंभू बॉर्डर पर किसानों को इस तरह से घेरा हुआ है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बना दिया गया है। तो आप तो ग्राउंड लेवल पे कंट्रोल भी करते हैं, ग्राउंड लेवल पे देखते भी हैं, तो आपके नजर में कैसा लग रहा है किसान आंदोलन को क्या किया गया है? किसान आंदोलन में गवर्नमेंट की रुचि क्यों नहीं है? देखिए विक साहब, मैं धरातल पर जाकर भी मैंने नोटिस किया है। मैं वहां पर भी गया हूं और उसके बाद मैंने नोटिस किया इसमें एक बहुत विस्तृत इसकी हमारे को समझ और पकड़ होनी चाहिए, तब जाके कुछ बात हो सकती है। तो मैं साझा करना चाहूंगा जो मेरे विचार हैं, जो आमतौर से शायद कुछ अंदरूनी बातें भी हों, कुछ गहन बातें, कुछ गहन चिंतन करेंगे इस पे। पहली बात तो ये है कि मोदी जी आमतौर से इनकी गिरफ्त, इनकी जो जनता पर जो इनकी जो नब्ज की पकड़ है वो बहुत अच्छी है। क्या कारण है कि ये मोदी सरकार किसानों का मूड क्यों नहीं पढ़ पा रही है? क्या कारण है इसमें? जी इसके भीतर जाना बहुत जरूरी है कि ये मूड क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं ये। अब इसमें क्या है कि 3 चीजें हैं कि जैसे उत्पादों की बिक्री, कीमत और भंडारण, ये जो 3 कानून है उस पर किसान अड़े हुए हैं कि ये जो जहां तक ये कानून है, अब कानून तो ये बन चुके हैं, लेकिन एक एमएसपी की बात हो रही है जो मिनिमम सिक्योरिटी प्राइस है, तो उसकी एक बात होती है, लेकिन वो नीति है, वो कानून नहीं है। जी। और जहां बात नीति की है और कानून की नहीं है, तो ये असंतोष की बात इसीलिए है कि ये जो किसान है वो बोलते हैं कि इसको कानून बनाया जाए और ये नीति नहीं रहे। और नीति और कानून में फर्क है। अब अगर कानून अगर बनता है तो एमएसपी की दर से अगर सरकार भुगतान करती है तो सरकार को जो भुगतान करना पड़ेगा वो कहीं ज्यादा होगा और सरकार इसमें नुकसान में जाएगी। इसलिए सरकार इसको कानून बनाने के पक्ष में नहीं है और ये नीति ही बनी रहना देना चाहती है कि ये नीति ही बनी रहे। नीति बनी रहेगी तो सरकार के ऊपर ये बोझ नहीं उठेगा। अब इसमें 23 तरह की फसलें हैं जो ये एमएसपी की उसमें आती हैं, उसकी हद में जो आती हैं। इसमें 7 तो अनाज हैं, 7 तिलहन है, 5 दाल हैं और 4 कमर्शियल फसल है। इस तरह से 23 फसलें हैं। ये 23 फसलों पर अगर एमएसपी देती है तो सरकार बहुत बुरी तरह से, सरकार की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा नुकसान पड़ेगा। और इसीलिए ये एमएसपी को ये नीति ही बनी रहना देना चाहती है। किसान ये चाहते हैं कि ये जो है ये इस पे ये कानून बन जाए, तो ये कानून बनना संभव है नहीं। शांतनु जी, एक मिनट में आपको रोकूंगा। लगता है मेरे को ये विजय सरदाना जी जो है कृषि विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी यही बात बोली है। अच्छा अच्छा, जी, यही बात बोली है जो आप बोल रहे हैं। जी जी। तो मैं मतलब काफी मतलब इस पे थोड़ी सी रिसर्च अनुसंधान करके और धरातल पर जाकर मैंने कुछ चीजें मैंने इकट्ठी की है, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ आप कि ये जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, इनको सरकारी मूल्य और सरकारी मंडियों का इनको सबसे अधिक लाभ मिला है। ये दूसरे जो किसान हैं इनको इतना लाभ नहीं मिला है। ये पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, इन्होंने सरकारी मूल्य मंडियों का सबसे ज्यादा इन्होंने इसका लाभ उठाया है। और ये अगर एमएसपी की दर अगर कानून नहीं बनती है तो इन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इस नुकसान से ये बचने के लिए ये बोल रहे हैं कि भाई ये एक एमएसपी मिले और इस एमएसपी की दर से इनको जितना ज्यादा फायदा हो सकता है उतना ज्यादा फायदा और ज्यादा फायदा इनको मिले। आप देखिए पंजाब और हरियाणा के
के जो किसान है ये सबसे अच्छे पैसे वाले किसान है पूरे भारत में। इनके मुकाबले में कोई दूसरे किसान है नहीं, क्योंकि इनकी जो खेती है वो बड़ी विस्तृत खेती है और अधिकतर लोग खुद अपने स्वयं की भूमि इनकी खुद की है। वरना तो कुछ किसान भी होते हैं जिनकी भूमि खुद की नहीं होती, वो बटाई पर करते हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसानों की ज्यादातर जो इनके पास जो जमीनें हैं वो इनकी खुद की जमीनें हैं और ये खुद की जमीनों के लिए ही सबसे ज्यादा ये फायदे में रहते हैं। जी जी। अब क्या कारण है आप देखें, मैं एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि बिहार जो राज्य है उसमें 70% से अधिक खेती के ऊपर लोग निर्भर रहते हैं, लेकिन बिहार के किसानों ने आज तक आंदोलन क्यों नहीं किया? ये बड़ी मुद्दे की बात है। ये हमारे को ही पता पड़ना चाहिए कि चलिए पंजाब हरियाणा पे तो मानते हैं कि किसान भी है, बाकी दूसरे लोग भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या कारण है कि बिहार में 70% से अधिक किसान है लेकिन बिहार ने कभी आंदोलन नहीं किया? उसका क्या कारण? उसका कारण अगर हम देखते हैं, अगर हम जांच पड़ताल करते हैं तो हम पाते हैं कि वहां पर छोटे छोटे खेत हैं, वहां पर छोटे छोटे खेत हैं जो बटाई पर दिए जाते हैं। स्वयं की खेती कम होती है, इसमें जो बटाई की खेती होती है, वो बटाई की खेती में जिसका खेत होता है वो जो खाद होती है, खाद और बीज वो देता है और जो उगाई होती है, जो उत्पादन होता है, वो उत्पादन को 50% यानी आधा आधा दोनों बांट लेते हैं। तो इसलिए उसको पूरा मिलता नहीं है। जब उसको पूरा नहीं मिलता है तो उसको इस चीज का फर्क नहीं पड़ता है कि कितना जितना भी मेरे को मिल रहा है तो मिल जाए, कोई बात नहीं। तो वो सीमांत किसान है। सीमांत किसान जो भी होता है, तो सीमांत किसान इस बात पर नहीं जाता है कि मेरे को कितना मिल रहा है, उसको जितना भी मिल रहा है चलो मेरी जीविका चल रही है, तो इसलिए वो इस पे नहीं जा रहा है। पंजाब और हरियाणा का किसान उन्नत किसान है, इसके पास बीज, खाद, ट्रैक्टर, अच्छे उपकरण, सब कुछ इसके पास बहुत ज्यादा है। इसके पास जो जमीनें हैं वो जमीनें भी बहुत ज्यादा है। इस कारण से इसका जो बाजार भाव है, जो इसका एमएसपी है, उससे इसका सीधा ताल्लुक है। जी जी। और इस सीधे ताल्लुक की वजह से ये बोल रहे हैं कि जो एमएसपी है वो एमएसपी को नीति नहीं, इसको कानून बनाया जाए। और ये कानून एक रात की बात तो है नहीं कि ये कानून एक रात में बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो इसको बनने में देर लगेगी। ये जो तीनों कानून है, उत्पादों की बिक्री, कीमत और भंडारण, इसको बोल रहे हैं कि ये तीनों कानून जो बने हुए हैं, ये तीनों कानून वापस लिए जाएं, क्योंकि इन कानूनों से पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनको नुकसान है। जी। क्योंकि उत्पाद की जो इनकी बिक्री है, वो बिक्री का जो रेट है, अगर वो ये क्या करते हैं कि ये सीधे जाके मंडी में बेचते हैं, तो सरकारी मूल्य मंडियों से कहीं अधिक लाभ इनको मिल जाता है। तो इसलिए चाहते हैं कि इसकी कीमत है, जो भंडारण है, जो वेयर हाउस के ऊपर जो इनका खर्चा लगता है, तो ये सारे कानून वापस लिए जाएं, ये सीधे जाके भेजे, सीधे जाके बेचेंगे तो इनका जो मुनाफा है वो मुनाफा ज्यादा होगा। इसलिए जो आंदोलन है वो आंदोलन इसीलिए है ये। अब लोग बाग ये बोलते हैं कि भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए हैं तो इनकी जो फंडिंग है वो बाहर से हो रही है। अब आप देखें पंजाब हरियाणा का जो किसान है वो इतना उन्नत किसान है, उसके पास पैसे इतने ज्यादा हैं कि 50, 60, 70 लाख की गाड़ी उसके अमूमन उसके घर पे मिल जाएगी। और एक गाड़ी नहीं, दो दो तीन तीन गाड़ी वो रखते हैं। वो अलग गाड़ी पे चलते हैं, उनके बेटे अलग गाड़ी पे चलते हैं, हो सकता है दो तीन बेटों के पास दो तीन अलग अलग गाड़ियां हो। तो ये अच्छे किसान है, इनके पास पैसे ज्यादा हैं। अभी की जो बात है, ये जो वक्त जो किया है आंदोलन का, इसमें जरूर थोड़ा सा शक इसलिए बैठता है क्योंकि आने वाले चुनाव का वक्त आ रहा है। तो ये चुनाव का जो वक्त है, उस वक्त पर जब इस तरह की ये हरकत हो रही है, तो ये थोड़ा सा ये अंदेशा हो सकता है कि शायद विपक्षी पार्टियां इसमें मिली हुई है, शायद उनका थोड़ा सा वो इनका बल में इजाफा कर रहे हो, आग में घी डालने का काम कर रहे हो। असंतुष्ट तो ये है ही, जो इनकी असंतुष्टि को थोड़ा सा और ज्यादा आग में घी देने का काम कर रहे हैं,
ऐसा मेरे को लगता है कि शायद ऐसा कुछ कारण हो सकता है ये। जी जी जी। अब ये जो दिल्ली चलो का जो बैनर है, इसमें इसमें ये एक दूसरी लहर है। पहली लहर तो एक बार आ चुकी है, दूसरी लहर है जिसमें ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऋण राहत, बिजली दरें और कई अन्य मुद्दे हैं जिन पर ये विरोध जता रहे हैं। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैंने आपको कहा कि एमएसपी की जो रेट है वो एमएसपी की रेट ये बोलते हैं कि वापस ले ली जाए, जिससे ये मंडी में सीधे जाके बेचने में ज्यादा पैसे मिले इनको। ऋण में जो राहत है, ये ऋण में राहत ये बोलते हैं कि ये जो ऋण में राहत है ये हमको ज्यादा दिया जाए। और ये ऋण में राहत ज्यादा दी जाएगी तो आप देखें बैंकों पर इसका क्या असर पड़ेगा। एनपीए वगैरह जो है वो बढ़ती जाएंगी। बिजली की दरें हैं, इनको अभी तो रियायती दरों पर मिल रही है, ये बोल रहे हैं कि और ज्यादा रियायती दरों पर दी जाए, और ऐसी चाहिए। हाँ, और ज्यादा रियायती दरों पर दिया जाए। तो ये जो कुछ मांग है ये कुछ जायज है, कुछ नाजायज है। अब ये नाजायज जो मांग है, तो आप अगर किसी चीज को बांटते हैं, अगर कोई चीज आप खैरात में देते हैं तो उसकी भी एक सीमा होती है। जी जी। आप किसी चीज को बहुत ज्यादा कम कीमत पे नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपको कोई उकसा रहा है कि भाई ऐसा तो तुमको लेना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं लोगे तो मैदान पे डटे रहो, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि ये उकसाने का एक कारण है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब मेरे पास एक रिपोर्ट है, मूड ऑफ द नेशन, मूड ऑफ द नेशन, एमओटीएन नाम से एक ये सर्वे है जो दिसंबर 15 के बाद से जनवरी 15 के बीच में ये एक महीने तक में ये एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में जो भूमि के जो मालिक है, जो किसान जो भूमि के मालिक है और ऐसे किसान जो भूमि के मालिक नहीं है, उन दोनों से सर्वे कराया गया। वो सर्वे के कई सारे मुद्दे थे। अब ये मुद्दे में अगर ये बोलते हैं कि सब, कई लोग ये बोल रहे हैं जैसे अभी कि भाई ये सरकार से असंतुष्ट हैं। अब ये असंतुष्ट हैं तो ये जो अभी सर्वे है, जो मैं आपको आंकड़े देता हूं, आप आंकड़े देखें। इस सर्वे में जो भूमि मालिक हैं उन्होंने 33.4% उन्होंने ये बयान दिया है कि मोदी के आने के बाद सुधार हुआ है जी। और 32.32% लोगों ने ये कहा है कि नहीं, हालत बिगड़ी है। तो जो हालत सुधार बोल रहे हैं तो वो सुधार के पक्ष में ज्यादा प्रतिशत है। 30% ये बोलते हैं कि नहीं, कोई बदलाव नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसी तरह से जो भूमिहीन है उनमें 34.6% ये बोलते हैं कि हम अब अप्रभावित हैं। 22% बोलते हैं कि खराब है, जबकि 28.6% इसमें भी बोलते हैं कि बेहतर है। बेहतरी की आप देखें कि जो भूमिहीन है और जो भूमि के मालिक हैं, दोनों तरह के किसान ये बोलते हैं कि जो अभी की जो हालात हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। अगर ज्यादा अच्छे हालात ये बताते हैं तो फिर क्या कारण है कि ये इस तरह से ये आक्रोश है और इस तरह से ये सीमा पर जाके ये प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कारण है? ये कारण समझ में नहीं आती। इसी तरह से मुद्रास्फीति की जो मार है उसमें थोड़ी सी बात ये हो जाती है कि भूमि के जो स्वामी है वो बोलते हैं कि 63.2% जो है वो बोलते हैं कि मुद्रास्फीति की मार ने हमको प्रभावित किया है, जबकि जो भूमिहीन है वो बोलते हैं कि 70% जो हालत है वो हालत खराब है। इसी तरह से मोदी जी की जो नीतियों से किसानों को जो फायदे की बात है वो अगर प्रतिशत में देखते हैं तो 50% से अधिक के जो भूमि स्वामी हैं वो बोलते हैं कि बड़े उद्योगों को लाभ ज्यादा मिला है और हम लोगों को लाभ कम मिला है। तो किसानों में एक आक्रोश ये है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा सपोर्ट मिला हुआ है और 56% जो भूमिहीन जो किसान है उनकी भी राय यही है। इसी तरह से बेरोजगारी की जो बात है, बेरोजगारी में जो भूमि स्वामी है वो 52% और 53% जो भूमिहीन है वो बोलते हैं कि हमारे को जो बेरोजगारी की मार है वो इस तरह से पड़ी है। तो कुल मिला के देखते हैं कि मोदी जी का जो असर है, वो मोदी जी का असर कुछ तो बताते हैं कि अच्छा है और कुछ बुरा है।
तो ले देकर जी मोदी जी का जो प्रभाव है वो इस आंदोलन पर कम है। जी जी जो मैंने आंकड़े भी आपको बताए वो आंकड़ों से साफ स्पष्ट परिलक्षित होता है कि ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये या तो किसान है उनका निजी स्वार्थ है कि हमको ज्यादा से ज्यादा हमको मुनाफा मिले, या ये हो सकता है कि उकसाने भड़काने पर कुछ कारण ऐसा हो कि ये समय इन्होंने ऐसा लिया है कि इसी समय पर किया जाए। उसका जो कारण है, उसका कारण भी पृष्ठभूमि जो उसकी है, उसकी पृष्ठभूमि कुछ संदिग्ध नजर आती है। जी जी। तो तो इन सब चीजों को देखते हुए जिस तरह से मैंने आपको ये विस्तार में जो सारी चीजें कही हैं, तो उसमें सिर्फ एक बात ये है कि मोदी जी जो है वो जनता की नब्ज को बहुत अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं और पकड़ते भी हैं, लेकिन ये जो नब्ज है, ये किसानों की नब्ज उनसे क्यों छूट रही है, ये समझ में नहीं आ रही है बात। ये नब्ज क्यों छूट रही है? होता जी ये कि जो अंदर जिस तरह से ये वार्ताएं होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, जो वार्ताएं होती हैं, वो एक तरह की होती है और बाहर आने के बाद जो इसके बयान होते हैं वो दूसरी तरह के होते हैं। तो ये बयान जो होते हैं, तो ये बयान जो देते हैं वो बयान कौन लोग देते हैं? जी, निश्चित रूप से ये बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं वो इसको गलत करके इसका दूसरा स्वरूप पेश नहीं करेंगे। तो ये गलत स्वरूप ये क्यों पेश होता है? अगर ये गलत स्वरूप इसका पेश हो रहा है तो बाहर, क्योंकि सारे जितने भी किसान हैं वो सारे अंदर तो वार्ता करने जाते नहीं है, उनके जो नेता हैं वो वार्ता करने जा रहे हैं। बाहर आके अगर मीडिया में अगर इस तरह की बातें अगर परिलक्षित हों, जो अंदर एक तरह की बात हो रही है और बाहर दूसरी तरह की बात हो रही है, तो जो जी जितने किसान लोग वहां पे बैठे हुए हैं, जो हजारों लाखों की संख्या में है, उन लोगों के लिए जो बात जा रही है, वो उन लोगों के लिए जो संदेश जा रहा है वो संदेश गलत जा रहा है। जी जी। तो जो भीतर जो वार्ता हो रही है वो स्पष्ट रूप से वही की वही चीज बाहर आनी चाहिए, जो नहीं आ पा रही। जी जी। तो तो ये तो थे इस तरह से ये थे हमारे साथ शांतनु बैनर्जी, मेट्रो टुडे लाइव के को एंकर भी हैं। तो शांतनु जी ने बहुत ही अच्छी तरह समझाया कि किस तरह से एमएसपी को लागू करना चाहिए, एमएसपी के क्या फायदे हैं और किसानों को जल्दी से जल्दी मोदी जी राहत दें ताकि ये आंदोलन जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो शांतनु जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद चैनल में जुड़ने का और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय वंदे मातरम। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके।